हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 11 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम एक बना रहे हैं क्लास कॉम्प्लेक्स नाम की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हम बना रहे हैं ए और बी। अच्छा, इसमें हम एक पब्लिक फंक्शन भी बनाने की बात करेंगे। हम चाहते हैं सेट डेटा फंक्शन बनाएं जिसमें हमने दो वेरिएबल्स बना लिए हैं x और y, और a में असाइन कर देते हैं x की वैल्यू, b में असाइन कर देते हैं y की वैल्यू। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बनाते हैं शो डेटा, जिसमें हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे हैं a इक्वल्स टू a की वैल्यू, b इक्वल्स टू b की वैल्यू। सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट कराना और उसमें वैल्यू सेट करना और उसको डिस्प्ले कराना, ये काम करने के लिए हमने दो फंक्शंस बना ली। अब मुझे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? हम पहले भी एक वीडियो में इस तरह का प्रोग्राम बना चुके हैं, मैं उसी प्रोग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं मेन फंक्शन बना के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मेन फंक्शन में CLR SCR क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और कॉम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं C1 C2 C3। अच्छा, C1 डॉट सेट डेटा, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम दो वैल्यूज़ 3 और 4 C1 के A और B में पहुंचा देंगे। इसी तरीके से C2 के साथ भी हम यही करेंगे। C2 डॉट सेट डेटा फंक्शन कॉल किया और इसमें मैंने 5 और 6 सेट कर दिया। तो C1 C2 में डेटा आ चुका है, C1 C2 के A और B में डेटा आ चुका है। अब हम चाहते हैं C1 C2 का डेटा ऐड करना। तो अगर मैं लिखता हूँ C3 असाइन C1 प्लस C2, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये एरर देगा। ये लाइन क्यों एरर देती है, इसको समझिए। कंपाइलर इस प्लस को देखकर प्लस की सही डेफिनेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। कंपाइलर ये जानता है कि प्लस के दोनों ऑपरेंड्स यदि प्रिमिटिव टाइप के हैं तो वो कैसे वर्क करेगा, लेकिन कंपाइलर ये नहीं जानता है कि प्लस के दोनों ऑपरेंड्स अगर नॉन प्रिमिटिव टाइप के हों, जैसे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप के हों, तो कैसे उनको ऐड किया जाता है। इसीलिए इस लाइन में एरर आएगी। ठीक है, अगर हमें C1 C2 को ऐड ही कराना है तो हम एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। हम यहाँ ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें हम C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब देखिए, ऐड फंक्शन को C1 कॉल कर रहा है, इसका मतलब ऐड फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होगा। इस लाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप भी बिल्कुल एक्सप्लेन करने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने से हमें सारी बातें समझ में आएंगी। C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ, और ऐड फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो C3 में असाइन हुआ। देखिए मैंने क्या बोला, C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, इसका मतलब ऐड फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन है, इसका मतलब वो क्लास में बना होगा। ऐड फंक्शन हम इसमें बनाएंगे, इसमें हम C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब C2 क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का है तो हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने C बना लिया, और ऐड फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो C3 में असाइन होगा। अब C3 में तभी असाइन हो सकता है जब ऐड फंक्शन रिटर्न करे कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू। तो मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप लिख रहा हूँ। ये फंक्शन हम बना रहे हैं। ओके, और इसके बाद C3 डॉट शो डेटा just to print the result। ch प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ऐड फंक्शन की डेफिनेशन लिखें। यहाँ पर हम एक टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके a में असाइन करते हैं a प्लस सी डॉट ए। टेम्प डॉट बी में असाइन करें b प्लस सी डॉट बी। इस लाइन को ज़रा अच्छे से रिवाइज करिए, क्या था ये? हमने a और b लिखा है, राइट? हमने
ऐड फंक्शन के अंदर सिर्फ ए लिखा तो ये किसका ए, कॉलर ऑब्जेक्ट का ए, मतलब C1 का ए, C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया था। C डॉट ए लिखा तो ये किसका ए, C का ए, पर C में वही डेटा है जो C2 में है, बिकॉज ऐड फंक्शन में हमने C2 पास किया था। तो C1 का ए और C2 का ए ये दोनों ऐड हो गए और इसको मैंने टेम्प के ए में रख दिया। इसी तरीके से C1 का बी और C2 का बी ऐड हो गया और टेम्प के बी में रख दिया। इससे ये हुआ कि टेम्प पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम स्टोर हो चुका है। अब हम इस टेम्प को रिटर्न करा देते हैं। ये रिटर्न होके किस में जाएगा, C3 में, और C3 की वैल्यू शो हो जाएगी। मैं एक बार इसको रन करके भी बता देता हूँ। कुछ एरर है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्री, ओके मैंने इसमें एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाया। ओके फिर से रन करता हूँ। तो सम आ गया 8 10, बिल्कुल सही है क्योंकि 3 4 और 5 6 वैल्यूज थी, तो 3 + 5 हो जाता है 8 और 4 + 6 हो जाता है 10, बिल्कुल सही आंसर आया। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करने की बात करता हूँ। अब देखिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उनका जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या हम इस ऐड फंक्शन का नाम बदल के सम कर सकते हैं? यानी यहाँ जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है इसका नाम चेंज करके सम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, पर उसके लिए मुझे कॉल के वक्त भी इसे सम लिखना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या इसका नाम चेंज करके प्लस रख सकते हैं? नहीं, इसका नाम हम प्लस नहीं रख सकते क्योंकि एक रूल है, फंक्शन के नाम में अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल नहीं होना चाहिए और प्लस अलाउड नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर होता तो कितना बढ़िया होता, फिर मैं इसे कॉल करता प्लस लगा के, यानी यहाँ पे फंक्शन का नाम सम ना होके प्लस होता। लेकिन C++ का ये कहना है कि यदि आप किसी ऑपरेटर सिंबल को एज अ फंक्शन नेम यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शर्त इतनी है कि आप उसके पहले ऑपरेटर कीवर्ड लिखें। यस ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप उन्हीं ऑपरेटर्स को फंक्शन नेम के तौर पे यूज कर सकते हैं जो सी लैंग्वेज में एक वैलिड ऑपरेटर था। यानी सी लैंग्वेज में ऑपरेटर का नाम ऑपरेटर प्लस था, इसलिए हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या हैश करके कोई ऑपरेटर था? नहीं, तो हम नहीं लिख सकते। डॉलर करके कोई ऑपरेटर था? नहीं, तो हम नहीं लिख सकते। तो जो सिंबल सी लैंग्वेज में ऑपरेटर नहीं है वो यहां पे यूज नहीं कर सकते। अब फंक्शन का नाम है प्लस, पर उसके पीछे लगा है ऑपरेटर कीवर्ड, तो ऐसे फंक्शन को कॉल करने के लिए भी आपको ऑपरेटर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। C1 डॉट ऑपरेटर प्लस और उसमें C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। देखिए सब कुछ वैसा ही है, फंक्शन का नाम बदल गया है, लेकिन जब हम फंक्शन का नाम ऐसा कोई ऑपरेटर सिंबल रखते हैं तो एक और खास बात सामने आती है। ऐसे किसी फंक्शन को हम बिना डॉट लगाए भी कॉल कर सकते हैं, यानी C1 के बाद डॉट ना लगाएं तो फिर ऑपरेटर कीवर्ड भी नहीं लिखना है और आर्ग्यूमेंट पे पैरेंथेसिस भी नहीं लगाने। यानी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लिखें C1 डॉट ऑपरेटर प्लस और पैरेंथेसिस में C2, एक तरीका जो कि फंक्शन को कॉल करने वाले तरीके जैसा ही है, और दूसरा तरीका है जो अभी हमने लिखा है C1 प्लस C2। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करता है डॉट लगा के, लेकिन अगर वो मेंबर फंक्शन एक ऑपरेटर सिंबल है तो उसे कॉल करने के लिए उसे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। डॉट ना लगाएं, सीधे उस ऑपरेटर का नाम लिखें बिना ऑपरेटर कीवर्ड के और आर्ग्यूमेंट पे पैरेंथेसिस भी ना लगाएं। ऐसा करने पर भी मीनिंग चेंज नहीं होता है। इसको एक्सप्लेन अभी भी मैं करूंगा। C1 ने प्लस को कॉल किया, C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ और प्लस ने जो रिटर्न किया वो C3 में असाइन हुआ है। देखिए कोडिंग में कहीं कोई चेंज नहीं किया,
हमने जो प्लस ऐड फंक्शन की कोडिंग बनाई थी, कोडिंग तो वही है, वर्किंग भी सेम है, लेकिन अब हम C1 प्लस C2 लिख पा रहे हैं जो हम पहले नहीं लिख पा रहे थे। इसका मतलब हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए प्लस ऑपरेटर को डिफाइन कर दिया है, और अब हम कॉम्प्लेक्स के ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो ये हुई ना कमाल की बात। आज तक हम नॉन प्रिमिटिव टाइप को ऐड करने के लिए फंक्शन बना रहे थे, ये प्लस ऑपरेटर भी फंक्शन की तरह है, लेकिन हम इसको बोलते हैं ऑपरेटर। अब आप ये सोचिए कि प्लस का एक मीनिंग तो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी था, वो यहाँ पर भी है। दो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज को ऐड करने के लिए, जैसे दो इंटीजर को ऐड करने के लिए आप प्लस लगाते हैं, वो मीनिंग तो है ही, कंपाइलर जानता है उसका मीनिंग। लेकिन एक नया मीनिंग हमने बना दिया है प्लस का, जो तभी वर्कआउट होगा जब इसके ऑपरेंड्स कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, और कभी नहीं। तो प्लस की एक से ज़्यादा डेफिनेशंस हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हमने प्लस की एक और नई डेफिनेशन बना दी। अब समझते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। जब एक ऑपरेटर सिंबल एक से ज़्यादा काम के लिए बना हो तो हम उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे प्लस की यहाँ पे एक से ज़्यादा डेफिनेशन होगी, एक डेफिनेशन जो पहले से थी जो प्रिमिटिव टाइप को ऐड करने के लिए थी, और एक दूसरी डेफिनेशन जो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज को ऐड करने के लिए होगी, वो हमने बनाई। तो इस तरह से ऑपरेटर ओवरलोडेड हो गया है मल्टीपल जॉब्स। ये पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका फंक्शन ओवरलोडिंग हम पहले ही देख चुके हैं। हम कोई भी सिंबल जो सी लैंग्वेज में एक वैलिड ऑपरेटर था उसको यहाँ फंक्शन के नेम के तौर पे यूज कर सकते हैं, पर हमें उसके पहले ऑपरेटर कीवर्ड लिखना होगा। सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यहाँ फंक्शन नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, जैसे साइज ऑफ और कंडीशनल ऑपरेटर। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पे अपने कमेंट्स भी दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।